नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा ख़ानम शेरवानी। ईरान के ऊपर जो ये थोपी गई जंग है, इसको 1 महीना गुज़र रहा है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक मकाम पे ये जंग आ गई है, जो लगता था कि ये 3 दिन तक ईरान टिक नहीं पाएगा। और ईमानदारी से कहूँ तो शायद भारत में भी ये कैलकुलेशन यही था, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने ये तय किया कि बेहतर है कि इज़राइल और अमेरिका के साथ रहा जाए, बजाए इसके कि जो सैकड़ों साल पुरानी जो सभ्यता का रिश्ता है दोनों देशों का, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन इस वक़्त आप ये देखिए कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे कि हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे 48 घंटे के बाद, बत्ती बंद कर देंगे। जिसे कहते हैं, अगर मैं कहूँ देहाती भाषा में, तो हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे थे, वो फिर 5 दिनों पे आ गए, बिना ईरान के कोई मिन्नत किए, कोई अनुरोध किए, और अब 5 से 10 दिनों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि 10 दिनों के लिए मैंने आपको इस बात की एक तरह से मोहलत दे दी है। आप ये सोचिए कि दूसरी पार्टी मोहलत माँग नहीं रही है, वो कह रही है कि अगर आप हमला करेंगे, तो हम दूसरी तरफ हमला करेंगे। लेकिन एक तरह से एक भद्दे मज़ाक के तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने अपने को तब्दील कर लिया है। और मुझे बार-बार याद आता है किस तरह से जब मैं ईरान की जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर इलाही से यहाँ बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सिर्फ़ इज़राइल की जंग है जिसको अमेरिका लड़ रहा है। इज़राइल ये चाहता है कि बजट भी उसका खर्च हो, फ़ौजी भी उसी के हलाक हों, इकोनॉमी भी उसी की बर्बाद हो, और कुछ भी इज़राइल का ना बर्बाद हो, और साथ-साथ वो जंग जीत जाए। इस वक़्त ईरान में क्या कुछ हो रहा है? क्या जिस तरह की जो बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अब वाक़ई बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रम्प फ़ौजी अपने भेज देंगे ईरान पर, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? हमारे साथ नज़र अब्बास साहब मौजूद हैं, सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरान के कुम शहर से, और रिसर्च स्कॉलर हैं। नज़र अब्बास साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त निकालने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत मसरूफ़ हैं आप लोग, और इस वक़्त काफ़ी फ़िक्रमंद भी होंगे। तो ये तो बड़ी राहत की बात है कि अब आपको पहले 48 घंटे मिल रहे थे, अब 10 दिन मिल रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, ट्रम्प के बारे में मैं ये कहूँगा, एक तो ये कि ट्रम्प एक जो है वो इंटरनेशनल जोक बन चुके हैं, जोकर बन चुके हैं। जो मुख्तलिफ़ तरह के मीम्स थे, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर उनको वो इस वक़्त जो है टक्कर दे रहे हैं, मीम्स में मटेरियल देने में। तो ट्रम्प की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन एक जो ट्रम्प के पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है, यूएस की पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी शैतानत और उसकी खबासत से पूरी दुनिया आगाह है। इस वजह से आप जो कह रही हैं कि मसलन एक तरह से राहत है, राहत किसी तरह की नहीं है। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज़ हैं और जो यहाँ की आवाम है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से चौकन्नी है कि ये मोहलत के साए में, मोहलत के पर्दे में कोई भी बड़ी शैतानत कर सकते हैं। इसलिए आमादगी पूरी तरीके से है। मैं आपको बताऊँ कि ज़मीनी तौर पे जो आवाम की आमादगी है, तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं, यानी 28 फरवरी से लेके जो अभी तक जो है आवाम पूरी तरीके से मैदान में ऐसे डटी हुई है जैसे बॉर्डर्स पे फौजी डटे रहते हैं। रोज़ रात में वही सिस्टम उसी तरीके से वो पूरे जोश के साथ, क्योंकि उनको अंदाज़ा है और उनको पता है कि जब ये मोहलत देते हैं, जब ये नेगोशिएशंस की बात करते हैं, जब ये बातचीत की बात करते हैं, तो उस वक़्त खतरा बढ़ जाता है। जब ये जंग कर रहे होते हैं, तो अच्छा रहता है कि वहाँ मुनाफ़िकत नहीं रहती। सामने से जंग हो रही होती है, वो मारेंगे, हम मारेंगे, सीधी जंग चल रही है। लेकिन जब ये बातचीत वो मुनाफ़िकत के साथ आते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, तो खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ की आर्म्ड फोर्सेज़, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, यहाँ के जो कमांडर्स हैं, फ़ौजी हैं और साथ-साथ यहाँ की जो आवाम है, जो डटी हुई है, टिकी हुई है मैदान में, वो पूरी तरह से आमादा है कि हाँ, उनको ये समझ में आ रहा है कि ट्रम्प और अमेरिका बैकफुट पे है। वो एग्ज़िट डोर्स तलाश कर रहा है कि निकला जाए इस जंग से। लेकिन साथ-साथ वो निकलते-निकलते हो सकता है कोई बड़ी खबासत करे, कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे, इसलिए आमादगी पूरी तरीके से है। ख़ास तौर से ये जो उन्होंने फूट फुट ऑन ग्राउंड वाली बात कही है कि हमारे सोल्जर्स आएँगे, इन्वेज़न करेंगे, ख़ास तौर से उसके लिए तैयारी है। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने जो है वो आमादगी का इज़हार किया है। खर्क आइलैंड और जो मुख्तलिफ आइलैंड है जहाँ पे ऑक्यूपाई करने की बात हो रही है, उसके लिए आमादगी है। आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं कमांडर बयान यहाँ सुन रहा था, वो कह रहे थे 20 साल से हमारे सीनों में आग जल रही है कि हम किसी तरीके से अमेरिकन जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे हाथ लग जाएँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं, वो सब हवाई जंगें हो रही हैं। इधर से मिसाइल जाती है, उधर से जेट्स आते हैं। फेस टू फेस कभी अभी तक जो है डायरेक्टली वो हुआ नहीं है टकराव। तो वो लोग आमादा हैं पूरी तरीके से, हसरत है यहाँ के फौजियों की, यहाँ की आवाम की कि डायरेक्ट हमारा जो है वो क्लैश हो अमेरिकन्स के साथ और हम उनसे इंतकाम लें।
मीनाब की बहुत 170 बहुत बड़ी बच्चियों का बात आप कह इंतकाम, रहे हैं। अपने रहबर का इंतकाम। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत हैरान करती है मुझे ये बात, और हल्का-सा परेशान भी करती है कि क्या वाक़ई ये सिर्फ़ एक जज़्बाती जवाब है, या इसके पीछे कोई ऐसी फ़ाउंडेशन है, कुछ ऐसी बुनियाद है मिलिट्री आपके पास, जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं। वाक़ई आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ाइनेंशियल पावर है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, या ये जज़्बात हैं? मैं कद्र करती हूँ आपके जज़्बात देखिए, की, लेकिन सवाल बहुत ज़रूरी है। मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि मैं खुद एक इंडियन हूँ, तो मैं जो अभी आपको बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक तर्जुमान हूँ। ईरान की आवाम का, ईरान के सिस्टम का तर्जुमान हूँ। तो मैं जो बयान कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो बड़े-बड़े अफ़राद, उनके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये बिल्कुल जो फ़िज़ा यहाँ है, उसकी तर्जुमानी आपके सामने कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बात इतने कॉन्फिडेंस से कही जा सकती है। पहली है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है। इस तरफ जो लोग हैं, इस तरफ इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इस तरफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के वाले मानने वाले अफ़राद हैं, जिनके लिए जंग जब होती है तो 2 इनाम मिलते हैं, या उन्हें जीत का इनाम मिलता है, या इससे बड़ा इनाम मिलता है शहादत का इनाम। तो ये बात सिर्फ़ एक मसलन शुआर नहीं है, एक नारा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े लीडर्स इसको कह रहे हैं। एक रहबर मुअज़्ज़म से लेके ज़मीन पे एक 12 साल के बच्चे तक की आइडियोलॉजी यही है, वो सारी कौम जो है वो शहादत के लिए आमादा है। इसके मुकाबले में अगर वेस्टर्न जो फ़ोर्सेस हैं, यूएस की हों, चाहे इज़राइल की हों, चाहे नेटो फ़ोर्सेस हों, इन सब का क्या है, ये कोई भी मरना नहीं चाहता है। इन सबको आदत नहीं है जान देने की। ये लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं, ये बचना चाहते हैं। उसकी मिसाल है कि ईरान में जब बम गिरता है, जब ब्लास्ट होता है, तो लोग सड़कों पे रुकते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते हैं, कोई भगदड़ नहीं मचती। लेकिन यही तेल अवीव में, यही यूएस बेसेस में जब एक मिसाइल गिरती है, एक बम ब्लास्ट होता है, तो सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल मिसमैच है। दूसरा, मिलिट्री तौर से 30-40 साल की आमादगी है। देखिए, ईरान को जो ज्योग्राफी के एतबार से जो अपर हैंड है, वो शायद किसी भी मुल्क को नहीं है। पूरा जो इनका सेटअप है ज्योग्राफी के एतबार से, पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर से आप अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को देखें, तो पूरा जो कोस्टल लाइन है, वो पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया है। इन्होंने ज़मीनों के अंदर मिसाइल सिटीज़ बनाई हैं, ज़मीनों के अंदर टनल्स। आप देखिए, हमास और हिज़्बुल्लाह जो है, वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उनके पास हुकूमती सपोर्ट नहीं है। उसके बाद जो उनका टनल्स का सिस्टम था, उसको इज़राइल जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। तो आप तसव्वुर करें कि ईरान जैसे एक बड़े मुल्क में ज़मीन के नीचे क्या कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। एक ये। तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक का सपोर्ट जो है ना, देखिए यूएस फोर्सेस के पास पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास अंगीज़ा नहीं है, कोई हदफ नहीं है जंग को लड़ने का। क्यों लड़ रहे हैं वो जंग? ना उनके ऊपर हमला हुआ है, ना उनके मुल्क की दिफा की बात है, ना उनकी गैरत की बात है, वो एक थर्ड पार्टी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान के ऊपर ईरान की गैरत की बात है, ईरान की शुजाअत की बात है, उनके बच्चों को मारा गया, उनके रहबर को मारा गया, उनके घर पे हमला हुआ है। तो ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा है, ये अंगीज़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ के सिपाहियों के लिए। और चौथी सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ईरान और ईरानी फोर्सेस के पास तजुर्बा है जंग करने का। आप देखें, 8 साल का तजुर्बा है इनको इराक-ईरान वॉर का। इन्होंने डायरेक्ट जंग करी है। उन्होंने मिसाइल की जंग नहीं करी है, या टेक्नोलॉजिकल वॉर नहीं करी थी। वो सामने-सामने जाते थे, इराक के फौजियों से लड़ते थे, या शहीद हो जाते थे, या उनको मारते थे, या कैदी बनाते थे। लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स के पास इस तरह की कोई भी तजुर्बा नहीं है। उनका क्या पैटर्न है, आप चाहे इराक में देखें, चाहे अफ़गानिस्तान में देखें, चाहे लीबिया में देखें, चाहे सीरिया में देखें, उनकी एयरफ़ोर्स आती है, ब्लैंकेट बॉम्बिंग करती है, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री का, उसको तबाह करती है। जब नीचे सब कुछ हरा-भरा हो जाता है, साफ हो जाता है, कोई खतरा नहीं रहता, तो अमेरिकन फोर्सेस आराम से वहाँ पे उतरती हैं, और फिर ये कहा जाता है कि हाँ, बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया, अमेरिकन फोर्सेस ने सब कुछ कब्ज़े में कर लिया। लेकिन अब अमेरिकन जी। एयर फोर्स की सुप्रीमेसी को ईरान ने खत्म कर दिया है। F-35 मारे जा रहे हैं, सुपर टैंकर पे हमला हो रहा है, F-16, F-18 पे हमला हो रहा है। तो जो उनकी सुपर पावर थी एयर फोर्स की, उसका हौवा खत्म हो चुका है। तो बूट ऑन ग्राउंड वाली जो बात है, वो भी कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि उनको एयर कमज़ोर सिक्योरिटी पड़ेगी, अब हासिल और जो नहीं आप रहेगी। ज्योग्राफ़ी
आप ज्योग्राफिकल जो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, मैंने पिछले कुछ दिनों में बड़े-बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट से जो हिंदुस्तानी हैं और सब ने कमोबेश यही बात कही। तो ये बात नहीं है कि आप ईरान में बैठे हैं और सिर्फ इसलिए मैं कहूँ कि कोई ऐसी बातचीत हो रही है जिसके पीछे बुनियाद नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो हो रही है, उसमें ये भी बात है कि अमेरिका में जो फ़ौजी हैं, उनके पास कोई फ़िलॉसफ़िकल कोई टारगेट नहीं है कि आखिर वो क्यों लड़ने जा रहे हैं। ईरान अपनी दिफ़ा कर रहा है, अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एक तरह के जज़्बात और जिस तरह से मैं खुद फॉर्मर जो मेजर हैं, जो जनरल हैं, उनसे बातचीत कर रही हूँ और वो सभी ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये देखा जाए तो जो एक पूरी फिलॉसफी होती है वॉर की और जो टारगेट होता है उसके हिसाब से ईरान का पलड़ा भारी है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस वक्त अगर देखें तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद भारी नुकसान हुआ है। आज भी इसराइल ने हमला किया है जहां पर कि आप मिसाइल्स बनाते हैं, उन जगहों पर हमला हुआ है। इसके अलावा खतरा ये भी लगातार है कि क्या न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो सकता है। पूरी की पूरी लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप, उसका ऊपर से तबाह कर दिया गया। आपको भी तो एक एक वक्त चाहिए अपने को दोबारा बनाने के लिए। कितना डिप्लीट हो चुकी है लीडरशिप। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो पूरी बातचीत का एक माहौल तैयार हो रहा है जिसको ईरान लगातार इनकार कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उसको कबूल करना चाहिए अपने को दोबारा तैयार करने के लिए? देखिए इसमें आपने जो बात कही उसको इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। पहला ये कि ईरान जब मैं कह रहा हूँ ईरान तो इसको मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँ कि ईरान जब मैं कहता हूँ तो ईरान की लीडरशिप, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस और ईरान की आवाम, ये तीनों एक प्लेटफ़ॉर्म पे है। जब मैं कहता हूँ ईरान यानी तीनों ग्रुप्स का ये मानना है कि नेगोशिएशन इनके साथ जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब ये होता है आगा कालीबाफ ने भी जो यहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर उन्होंने ये बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है कि हम ये जो है एक साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। क्या साइकिल है? साइकिल ये है कि पहले वॉर होती है, उसके बाद आके सीज़फायर होती है, फिर नेगोशिएशन होती है, फिर बिट्रेयल होता है, फिर जंग शुरू होती है और ये 2 बार हो चुका है। इस बार हम जंग को इतना आगे लेके जाएँगे कि ये जो साइकिल है ये टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले जंग करें जब आप कमज़ोर पड़ने लगे, जब यूएस और इज़राइल कमज़ोर पड़ने लगे तो वहाँ बात सीज़फायर की होने लगी, नेगोशिएशन और जब फिर से वो अपनी ताकत को जमा कर लें और एक साँस ले लें तो दोबारा आके फिर हमारे साथ धोखा करें। इस वजह से ईरान का पूरा स्टैंड ये है कि हम इस जंग को स्टॉप द वार से एंड द वॉर के मरहले तक लेके जाएँगे ताकि ऐसा डिटरेंस क्रिएट हो कि अब हमारे ऊपर कोई भी हमला ना कर सके, एक ये बात। दूसरी बात जो लीडरशिप की बात है तो ईरान की जितनी भी लीडरशिप अब तक शहीद हुई है, वो फिर मैं आइडियोलॉजी की तरफ जाऊँगा, वो सब शहादत की आइडियोलॉजी पे ही चल रहे थे। 40-40 साल ये देखिए जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जनरल कासिम सुलेमानी से लेके कल जो शहीद हुए हैं नेवी के लीडर, ये सब दिफ़ाए मुक़द्दस जो 8 साल की जंग हुई थी, उस ज़माने के ये सारे लीडर हैं, यानी 40 साल से अपना काम कर रहे थे। तो 40 सालों में इन्होंने काम किया, खिदमत करी अपने मुल्क की और अपने नीचे ऐसी जनरेशन्स की इन्होंने तरबियत की है, 2-3 जनरेशन की इन्होंने तरबियत की है कि जो पूरी तरीके से आमादा हैं, उनके पास तजुर्बा है उन 40 सालों का कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी और साथ-साथ नया जोश है उनके पास। तो लीडरशिप की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लीडरशिप के पोस्ट के लिए 3, 4, 5 लेवल के सक्सेशन प्लान्स हैं यहाँ पे। आप देखें रहबर से ज़्यादा बड़ा तो यहाँ पे कोई नहीं था ना, रहबर की शहादत के बाद ईरान में कोई भी कमज़ोरी का एहसास नहीं कराया। ईरान ने कहीं से भी नहीं दिखाया कि हम जो है ब्रेकआउट हो जाएँगे, हम ब्रेक डाउन हो जाएँगे। पूरी उम्मीद थी अमेरिका और इज़राइल को कि रहबर को शहीद करने के बाद सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तख्ता-पलट आसानी से कर लेंगे और ज़ाहिरी एतबार से 8 दिन तक कोई रहबर नहीं था एक मुल्क में, लेकिन पब्लिक ने जिस तरह से आके यहाँ सपोर्ट किया, उससे समझ में आता है कि ईरानी आवाम और ईरानी निज़ाम जो है, वो एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच चुका है कि बिल्कुल। जहाँ पे शख्स को कत्ल करने से, लोगों को कत्ल करने से सिस्टम कोलैप्स नहीं होने वाला बहुत है। बहुत वो बड़ी जो बात है। कमज़ोर सिस्टम होता बहुत है, वो बड़ी कुछ बात है और बड़ी हैरानी की बात भी है। मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा-सा इसको मैं कहती हूँ कि हल्का-सा क्रिस्प करके बताना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो लीडरशिप के हलाक हो जाने से, उनके शहीद या मारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो आइडियोलॉजी है वो सुप्रीम है। आप ये भी कह रहे हैं कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर अगर फ़ौजी आते हैं अमेरिका की, उससे भी ईरान नहीं डरता क्योंकि ईरान को एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक एक तरह का फ़ायदा है, जो ईरान भी समझता है और इसीलिए अमेरिका भी हेजिटेट हो रहा है। आप तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते, ईरान बातचीत नहीं करना चाहता अमेरिका से, इज़राइल से तो बातचीत का सवाल ही नहीं है। इवन जबकि टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान ये तमाम देश सामने आकर कह रहे हैं, ओमान, कि हम बातचीत करवाना चाहते हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड, भरोसा नहीं किया जा सकता अमेरिका पर। वो सिर्फ वक्त एक तरह से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है जिससे और ज़्यादा तैयारी के साथ आगे आए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बहुत ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए
कि अभी हालात कैसे हैं? मैं समझती हूँ कि जिस जिस मुल्क में जंग हो रही है, उसको अपनी कमज़ोरी बाहर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वाक़ई क्या हालात ख़राब हैं? क्या लोग किस तरह से क्या आम जो ज़िंदगी है वो चल रही है? लोग दफ़्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? कैसा है फ़िलहाल क़ुम में, तेहरान में माहौल क्या है? जी। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं बस एक चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगी। अभी मेरे पास मैं देख रहा था, बड़े-बड़े जो इनके लीडर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उहुद बराक, उनका है। जो इज़राइली पार्लियामेंट है, उनके जो एक्स जो हैं अपोज़िशन लीडर है, उसका बयान है। फॉर्मर MI6 के चीफ़ का बयान है। अब्राहम बर्ग जो है, ये एक्स प्रेसिडेंट है इज़राइल का, इसका बयान है। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ बड़े लीडर्स इज़राइल के और वेस्ट के, उनका क्लियर कहना है कि इज़राइल के पास कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है और ईरान हैज़ द अपर हैंड। तो ये क्लियर है। देखिए, मैंने जिनका भी नाम लिया, ये सब जो है ईरान के मुखालिफिन में से हैं, MI6 में हैं, उहद बराक हैं, इज़राइल के लीडर हैं। उनका क्लियरली कहना है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं इज़राइल की हालत देख के कि हमारे पास कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, सिवाय मासूमों के खून बहाने के। तो ये जो अपर हैंड है ईरान का, ये न सिर्फ़ कि ईरान का स्टैंड है और मैं इसको तर्जुमानी कर रहा हूँ आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है, ख़ास तौर से मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं आपने कहा इंडिया के, वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने जंग करी है, उन्होंने देखी है कि ईरान की जो पोज़ीशनिंग है, वो बहुत मज़बूत है इस वक़्त। इसी वजह से ये यूएस का जो नेचर है ना, यूएस का नेचर बड़ा फूँफार टाइप का है। वो कभी भी कमज़ोर के साथ नेगोशिएशन करने की बात ही नहीं करता। कमज़ोर को तो वो पीस देते हैं, कमज़ोर को तो वो मार देते हैं। गज़्ज़ा में हमने देखा कि किस तरीके से कमज़ोर समझ के उन्होंने लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया, 40,000 ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया। उस वक़्त कहीं पे भी नेगोशिएशन की बात नहीं हो रही थी। बार-बार कुछ भी होता था, कहते थे कि हमास को सरेंडर करना है, हमास को सरेंडर करना है। कहीं पे भी उनकी इंसानियत नहीं जागी थी। तो ये जो बार-बार टाइम बढ़ा रहे हैं, नेगोशिएशन कर लो, फ़ोन कर लिया, वो भी जितने भी मज़ाक उनके हो रहे हैं, मज़ाकिया उनके बयान हैं, उन सबको देखें, तो ये कमज़ोरी की अलामत है, वो बैकफुट पे हैं। वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पोस्ट इतनी बड़ी है कि आसानी से सरेंडर नहीं कर सकते, तो एक-एक स्टेप करके पीछे बढ़े। आज ही मैं उनका बयान देख रहा था, ट्रम्प का बयान है कि अगर हम देखिए आप कितना अजीब बयान है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ से वापस भी चले आए, मिडल ईस्ट से हम वापस यूएस भी चले आए अपनी फ़ोर्सेज़ को लेके, तो हमारे पास इतने तेज़ जहाज़ हैं कि हम 2 घंटे में वापस पहुँच जाएँगे जब उनको ज़रूरत होगी मदद की। तो ये माहौल बना रहे हैं धीरे-धीरे कि भाई हम यहाँ से अपना बोरिया-बिस्तरा समेट के निकलने वाले हैं। ठीक, एक ये बात। दूसरी बात जो आपने आवाम की बात कही, ये मैं नज़दीक से 25-30 दिन से देख रहा हूँ। मौजिज़ा है मौजिज़ा है और मौजिज़ा है कि जो ईरान की आवाम ने किया है। मैं एक बयान यहाँ पे आपको बयान कोट करूँगा, मैं आपको वीडियो भी भेजूँगा कि रहबर मोअज़्ज़म ने अपनी शहादत से 2-3 तकरीर पहले उन्होंने कहा था कि अगर ईरान की ईरान के लिए कोई मुश्किल वक़्त आया, कोई बड़ा हादसा पेश आया, तो खुदावंद मुताल वो जो है ईरानी उम्मत को मबऊस करेगा। आपको पता है मबऊस का मतलब क्या होता है? एक रिसालत मिलेगी पब्लिक को। पब्लिक को रिसालत यानी खुदा की तरफ से एक ज़िम्मेदारी मिलेगी और उस चीज़ को ईरान की आवाम ने साबित कर दिया। कल रात में कुम के अंदर जो है ब्लास्ट हुआ है, एक जो है पूरी एक बिल्डिंग है, तकरीबन उनके 6-7 या 8 फ्लैट्स थे, उसको अटैक किया गया, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। वहाँ अभी तक की जो रिपोर्ट है, वहाँ पे 16 लोग शहीद हुए हैं, सब सिविलियन हैं तकरीबन। उस जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, आज नमाज़ जुमा के बाद ख़ास तौर से उस एरिया में जो है रैली निकली, प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने नारे लगाए, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। तो ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल अजीब है, जहाँ जंग होती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, लोग छुपे रहते हैं। मुझे लगता है तकरीबन सारे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है, जान चुकी है कि ईरान की आवाम रोडों पे है, सड़कों पे है, पूरी-पूरी रात सड़कों पे रहती है, तराने होते हैं, दुआएँ होते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ तरह की तकारीर होती हैं और एक ही बात कही जाती है कि हम पूरी तरीके से इस जंग में अपनी फ़ोर्सेज़ के साथ हैं, हमें इंतकाम चाहिए और हमें वो डिटरेंस क्रिएट करना है कि कोई दोबारा हमारे हुँ, ऊपर हमला ना करे, बिल्कुल। एक ये बात। अब तो आखिरी दूसरी बिल्कुल बात, कोई डर नहीं है, हुँ, बिल्कुल आखिरी बात मेरा म सवाल भी माज़रत ले बस लीजिए। 2 मिनट में। जी हाँ, मेरा सवाल भी ले लीजिए, बिल्कुल समय मेरे पास एकदम समाप्त हो रहा है। बिल्कुल आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपना जवाब भी आप पूरा कीजिए और साथ-साथ ये सवाल ये ले लीजिए कि मान लेते हैं अभी आप बात करने को तैयार नहीं हैं, जो शर्तें आपने रखी हैं वो लगभग अभी इस वक़्त तो असंभव लगता है कि इस ऐसी किसी दस्तावेज़ पर अमेरिका दस्तखत करेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर अमेरिका सिग्नेचर भी कर दे तो इज़राइल कह रहा है कि ये वो खुद तय करेगा कि ये जंग कब ख़त्म होगी, तो इज़राइल का ख़तरा लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में जो एंड गेम है, जो
एंड प्लान है वो क्या है? एग्ज़िट की पॉलिसी अमेरिका के पास तो नहीं है, इज़राइल को भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी क्या पॉलिसी है? जी, मैं वो जो बात पे कह रहा था बस उसको मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूँ, तो ये पब्लिक का माहौल है, पब्लिक पूरी कहीं भी डर नहीं है, पब्लिक पूरी तरह से जोश में है, सड़कों पे है, पूरे सपोर्ट में है इस निज़ाम के। साथ में खाने-पीने की चीज़ों को लेके सवाल बहुत होता है, खुद हमारे घर से और दोस्तों का फ़ोन आता है कि भाई खाने-पीने की चीज़ें कैसी हैं? सब चीज़ें मार्केट में नॉर्मल तरीके से अवेलेबल हैं, बैंक्स खुल रहे हैं, ऑफ़िसेज़ खुल रहे हैं, स्कूल्स कल से यहाँ खुल जाएँगे, नौरोज़ की अभी छुट्टियाँ चल रही थी 1 हफ्ते की, स्कूल्स वगैरह खुलने की बात आ गई है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। कोई भी किसी भी तरह की कालाबाज़ारी नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा कि लोग ज़्यादा-ज़्यादा सामान स्टॉक कर लें अपने घर में। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जनजीवन यहाँ चल रहा है और एक बहुत ही ताज्जुब की बात है क्योंकि कहीं पे भी जंग होती है तो इसका बरअक्स देखा जाता है दुनिया में। इसके बाद आपका जो सवाल था आखिरी में मैं उसको जल्दी से बयान कर दूँ कि देखिए जंग जो चल रही है उसमें ईरान का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि हमें वो डिटरेंस क्रिएट करना है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला ना हो। कंपनसेशन की बात हुई है और फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के लिए जो नए कवानीन बनना चाहिए, उसपे ईरान का कंट्रोल होगा। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं कि जिसपे अभी दुनिया को ये लग रहा है कि अमेरिका बिल्कुल भी इसको मानेगा नहीं, तैयार नहीं होगा और इज़राइल तो ख़ास तौर से नहीं मानेगा। तो ईरान का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इसी तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट जितने भी हैं मिडल ईस्ट में उसको टारगेट करते रहेंगे। कल यहाँ पे बयान अब्बास अराक़ची साहब ने बाकायदा कहा है कि क्योंकि यूएस बेशक इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है कि अमेरिकन फ़ोर्सेज़ होटल्स के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर जाके रह रहे हैं। उन्होंने अपील की है होटल मालिकों से कि आप जो है अमेरिकन फ़ोर्सेज़ को रूम्स ना दें क्योंकि इससे आपके कस्टमर्स की जान को खतरा हो सकता है। खुला एकदम ऐलान है कि हम अमेरिकन फ़ोर्सेज़ को, अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, वो कहीं भी हो। तो ये जंग इस डायरेक्शन में चलती रहेगी यहाँ तक कि अमेरिका जो है वो उन बातों को भी जो ईरान कह रहा है मान ले। मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है वो ये कि अनकरीब वो वक़्त आएगा कि यूएस फ़ोर्सेज़ यहाँ से निकलेंगे, यूएस इंटरेस्ट खत्म होंगे और फिर इज़राइल रहेगा और इस मंतके की रेजिस्टेंस मूवमेंट रहेंगे और ईरान रहेगा, जो आपस में बैठ के तो नहीं बात होगी, फिर वो आपस में तय करेंगे कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन आज़ाद किया जाए, किस तरीके से फ़िलिस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। वो फ़िलिस्तीनी जो 70-80 साल से दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको ज़ुल्म किया गया उनके साथ, उनके हक को ग़स्ब किया। फिर ये मरहला आएगा यूएस फ़ोर्सेज़ के इस मंतके के निकलने के बाद कि ईरान और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, हमास है, हिज़्बुल्लाह है, वो लोग आके तय करेंगे कि किस तरीके से इज़राइल को जो है, इज़राइल के पॉलिटिकल सिस्टम को हटाया जाए और फ़िलिस्तीनियों के साथ मिलके एक फ़िलिस्तीनी गवर्नमेंट उस सरज़मीन पे बरकरार की जाए इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और मैं तो हैरान हूँ, सिर्फ़ ये सुन रही हूँ आपकी बातें कि फ़िलिस्तीन का 2 साल हमने किस तरह से टेलीवाइज़ एक जेनोसाइड देखा और लगता था कि क्या आसमान के ऊपर कोई खुदा भी है? क्या कोई इंसानियत भी बाकी है? कुछ बाकी है इस दुनिया में? लगता था बिल्कुल क़यामत जैसी हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ़ ईरान अपने लिए नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के लिए भी लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ़ इन शब्दों में ही कुछ ज़ख्मों को जैसे मरहम मिल गया हो। बहुत-बहुत शुक्रिया नज़र अब्बास साहब।